और कुछ ऐसी पार्टी से वो कहते हैं कि जब भाजपा कहती है कि हिंदू सीएम बने जम्मू कश्मीर का, वो ये क्यों नहीं चाहते कि संविधान क्यों नहीं चेंज करते कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम बने जम्मू हिंदुस्तान का। देखो, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बने। नहीं, क्या आप चाहते हो कि अगर कल को आप ऐसा कर सकते हो कि जम्मू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक मुस्लिम कैंडिडेट बने? नहीं, संविधान कैसे बदला जा सकता है कि भाई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने? जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का है? नहीं, क्यों नहीं ना, ये तो बाहर से क्यों ला रहा है? मेरी बाहर बात से गवर्नर क्यों ला रहे हैं? आज क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे काबिल लोग नहीं है? नहीं, आप मुझे बताएं कि इससे पहले एलजी जो रहे, जब पहला गवर्नर रूल था तो जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नर के 2 या 3 आए, क्यों जम्मू कश्मीर मेरा ये कहना है कि ये कोई सवाल ऐसा इशू नहीं है। ये सवाल दुरुस्त है या नहीं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि आप ये देखें कि बीजेपी का कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बना आज तक? आप बीजेपी के नेता आपके हैं? आप ये बताएं, जो भी एडवाइजर बने, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बना आज तक? जब 1947 में पार्टीशन हुए, जो मुस्लिम यहाँ पे रहे वो सच्ची में देशभक्ति है, देशभक्त मुसलमान है। किसने ये कहा कि कश्मीर आज भी उन पे शक किया जा रहा है, शक की निगाहों से देखा जाता है। कोई भारत माता की जय नहीं बोले तो उसको कहते हैं ये जो पाकिस्तानी है, या किसी को पाकिस्तान भेजने की बातें की जाती है। क्या ये भाजपा को हक मिला है कि पाकिस्तान भेजना है, पाकिस्तान के लोग हैं ये? आप इस भाजपा के लोग हमेशा क्यों कहते हैं कि भारत माता की जय, इस तरह की बातें? क्या भारत माता की जय बोलने से ही देशभक्ति सामने आती है? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आप ये कहें कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी जय करने में बुराई क्या है? उसी एनसी और उसी पीडीपी के साथ आपने भी सरकारें बनाई। क्या अब इस चीज़ को किस तरह देखते हैं आप? अपने अलायंस बनाया पीडीपी के साथ, आज आप उसी पीडीपी को कहते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान पार्टी है। क्या उस टाइम आपको अपनी सीट नज़र आ रही थी, या उस टाइम आपको उनकी जो गलतियां वो नहीं दिख रही थी? जिस टाइम मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं, उस टाइम भी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज आप इस तरह आवाज़ उठाते हैं कि आप ही सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है भाजपा। आप लगातार जो है अब्दुल्ला फैमिली या पीडीपी को आप हमेशा जिम्मेवार ठहराते हैं। आगे आने वाले चुनाव या उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी, क्या अगर आपको कभी अलायंस करनी पड़ी इन दो पार्टियों से, अलायंस करेंगे आप? जो आज आप इल्ज़ामात लगाते हैं इन दो पार्टीज़ को, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कल को सरकार बनाते, उस टाइम क्या कहेंगे फिर आपकी? ये लोग अच्छे हो गए फिर? भारतीय जनता पार्टी को ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ेगी और ना ही अब्दुल्ला फैमिली की जरूरत पड़ेगी। कहीं कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन आप मुझे बताएं, 370 और 35 से हटा, कहीं एक पक्षी भी मारा गया? आप 370 के बाद क्या कुछ इफेक्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। 370 के बाद आप लोगों ने वादा किया कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा और करप्शन फ्री बनेगा। आप मुझे बताइए, जितने स्कैम 5 अगस्त 2019 के बाद ज़मीनी सतह पे आए सामने, क्या इससे पहले आपने कभी देखे ये वाले स्कैम? आपने कहा कि इतनी नौकरियां लगाएंगे, उतनी ही लिस्टें निकली, उतनी ही नौकरियां लगी, लेकिन उसमें स्कैम सामने आए, वो बच्चे आज भी अवरेज हो गए। क्या आपको उनके लिए थोड़ा सा दुख है? टूरिस्ट आना, आप क्या सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है? नहीं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हालात ठीक की तरफ जा रहे हैं। आप ये हालात सुधरने का ही एक कारण है। एक दौर में तो मैं भी देखता था और आप भी देखते थे कि मीडिया के अंदर आर्मी की गाड़ी जा रही है और वहाँ पर लोगों ने घेरा हुआ है और पत्थर मार रहे हैं। आज वो पत्थरबाज कहाँ चले? उनके हाथ में कंप्यूटर आ गया, उनके हाथ में आज तिरंगा झंडा आ गया। जिस लाल चौक को एक ऐसा माना जाता था कि कराची के ऊपर, लाहौर के ऊपर जैसे तिरंगा फहराना है, वैसे ही तिरंगा लाल चौक के ऊपर फहराना बराबर है। और आज उस लाल चौक को अगर हम देखें कि आज किस ढंग से वहाँ पर लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, और रेड अपने डाउन टाउन के नाम से मशहूर था और कहते थे कि लोग वहाँ पर जाए ना, और उस लाल चौक के अंदर किस ढंग से तिरंगे फहराए गए, तिरंगा यात्रा। जमहूरियत और टेररिस्ट और अलगाववादियों की डर के कारण बाजार बंद करते थे, उनके डर के कारण स्कूल कॉलेज बंद रहते थे, और जो हवाला फंडी के कारण पत्थरबाजी होती थी। आज आप मुझे बताइए ना, कहीं पत्थरबाज अब है नहीं, बंद का कैलेंडर चार्ट बंद हो गया, टूरिस्ट आना शुरू हो गया, बच्चे पढ़ने शुरू हो गए। वो आज हुर्रियत के लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो लोग अगर मेन स्ट्रीम में आकर चुनाव लड़ेंगे तो वेलकम है ना, अच्छी बात है ना। आप मुझे ये बताइए कि कुछ पॉलिटिकल जो आपके अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि बीजेपी 5 अगस्त के बाद ऐसे खेल खेल रही है, ऐसे पत्ते फेंक रही है कि वो कहते हैं किस तरह हमें सीटें मिलेंगी, और इनको हमेशा एजेंसीज़ की, आरएसएस के इनपुट्स गए हुए हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर से नहीं जीत सकती है। ये हर टाइम पे अलग अलग पत्ता फेंकते हैं कि किससे हमें सीटें आएंगी, हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी तक यही हमें सुनने को मिला कि आपको रेड सिग्नल मिल रहा है कि आपकी सीटें पूरी नहीं है, इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। आप पुंछ और राजौरी की बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि स्टेटस के बाद जो है एक जंग मच गई पहाड़ी और गुजरों में, क्योंकि आप भी वहीं से है पुंछ राजौरी की तरफ से? क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक स्टेटस तो दे दिया, लेकिन अब जो है असली जंग शुरू हुआ? क्योंकि इससे पहले गुज्जर पहुंचे दिल्ली में और वहाँ प्रोटेस्ट किया। क्या आपको लगता है कि इसके बाद ऐसा जंग होगा
कि ऐसे भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि इस जंग को ना ही एसटी स्टेटस गुजरों को मिलेगा ना फिर पहाड़ियों को मिलेगा, क्योंकि ऐसा जंग फिर कोर्ट में जाएगा। क्या आपको लगता है कि स्टेटस देके आपने एक जंग खड़ी कर दी? देखिए आप, अब लोगों में जंग होगी ना, पहाड़ी और मैं गुजरों ये में। बात कह रहा आज था, भी जंग हो रही है। मैं आप बोल रहे हैं कि बहुत राहत की बात है ये, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमारा मीडिया देख रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं कि पहाड़ी और गुज्जर आपस में इस तरह लड़ रहे हैं कि ऐसी लड़ाई हमने कभी हिंदू मुस्लिम की नहीं देखी है। देखिए आप, जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐलानात हुए और आज ऐसा ऐलान हुआ कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद ऐलान हुए उनमें से सबसे बड़ा ऐलान ये है कि आज जो पहाड़ियों को स्टेटस, उसको ग्रीन सिग्नल मिला। मेरे साथ है भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी, जो लगातार इस सब विषयों पे बात करते थे, उनकी मांग के लिए भी डिमांड करते थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहाड़ियों को एक स्टेटस मिला, और ये स्टेटस पहले ही मिला था, लेकिन आज जो ग्रीन सिग्नल दिया कमेटी ने, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? धन्यवाद मलिक साहब, आपके स्टूडियो में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से यह बात बोली थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले मेरे पहाड़ी बहनों और भाइयों का कष्ट मुझे पता है, बड़ी जल्दी उनके कष्ट को दूर किया जाएगा। जब माननीय मोदी जी ने यह बात बोली तो यहाँ पहाड़ी कबीले को लगा कि भाई अब हमारा साथ इंसाफ होगा। उसके बाद माननीय अमित शाह जी का जम्मू के अंदर दौरा होता है और स्टेज से वो पहाड़ी कबीले के लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मेरे पहाड़ी भाइयों, अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। ये एक बड़ी बात माननीय गृह मंत्री जी ने बोली। और जब उसके बाद डेलीगेशन उनको मिलने के लिए जाते हैं राजभवन में, पंडाल के अंदर डेलीगेशन मिल रहे होते हैं, गुज्जर समाज का डेलीगेशन मिल रहा होता है। उनमें से किसी ने शायद कहा हो कि भाई पहाड़ी इसके लिए डिज़र्व नहीं करते हैं। वहाँ सब लोग खड़े थे, हम भी, भाजपा का डेलीगेशन भी वहाँ पर था। माननीय अमित शाह जी ने एक ही बात कही कि गुज्जर बकरवाल समाज के साथ हमने इंसाफ किया, हमने उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया और उसके साथ साथ उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दी। पहाड़ी कबीले को उनका राइट दिया जाएगा। मैं हमेशा के लिए राजौरी पुंछ से ये जो पहाड़ी और गुज्जर और बकरवाल समाज की लड़ाई है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं राजौरी पुंछ को बड़ी आगे देखना चाहता हूँ। और माननीय अमित शाह जी की राजौरी के अंदर पिछले 4 तारीख को उनकी जो रैली थी, उस रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोग आए और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ से एक ज़ोर से बात कही थी। उन्होंने कहा था जस्टिस GD शर्मा जी की रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। गुज्जर और बकरवाल समाज को नुकसान पहुँचाए बिना, उनके राइट्स को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले को उनका हक दिया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं पिछले दिनों बड़ी साजिश के तहत जो हमें जब PSB मिला तो उसमें पहाड़ी स्पीकिंग लिख दिया गया था, उसकी अमेंडमेंट हुई, उसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है वो लिखा गया। और आज जो हम देख रहे हैं कि 20 तारीख को जो हमारा नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, उन्होंने जो उनकी पहाड़ी जिन लोगों को ST दिया जाता है, पहाड़ी ट्राइब को उस ST की लिस्ट में डाल दिया है। आने वाले दिन जो हैं बड़ी जल्दी ही पहाड़ियों को ST का दर्जा मिलेगा। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय LG साहब मनोज सिन्हा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो एक राहत दी है। और पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बधाई दूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर आपको ST मिलने वाला है। आप पुंछ और राजौरी की बात कर रहे हैं कि आपको लगता है कि स्टेटस के बाद जो है एक जंग मच गई पहाड़ी और गुजरों में, क्योंकि आप भी वहीं से हैं, पुंछ राजौरी की तरफ से, क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक स्टेटस तो दे दिया, लेकिन अब जो है असली जंग शुरू हुआ? क्योंकि इससे पहले गुज्जर पहुंचे दिल्ली में और वहां प्रोटेस्ट किया। क्या आपको लगता है कि इसके बाद ऐसा जंग होगा कि ऐसे भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि इस जंग को ना ही ST स्टेटस गुजरों को मिलेगा ना फिर पहाड़ियों को मिलेगा, क्योंकि ऐसा जंग फिर कोर्ट में जाएगा? क्या आपको लगता है कि स्टेटस देके आपने एक जंग खड़ी कर दी? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा और उन सब लोगों को समझना होगा जो इस किस्म की बात बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई पिछले 40-50 वर्षों से लगी हुई थी, ये जंग पहले से चल रही थी। और उसी जंग के कारण क्या था, हमारे चाहे पहाड़ी कबीले के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के जो लोग, वो लोग इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेते थे, चुनावों में बहुत बड़ी राइवलरी खड़ी कर देते थे।
नहीं, अब नहीं होगा। और अब इसके अब जो बाद मैं ये बात सवाल सुनिए ना, अब लोगों में जंग होगी ना, पहाड़ी और गुजरों मैं यही में। बात कह रहा आज था। भी जंग हो रही है। आप बोल रहे हैं कि बहुत राहत की बात है ये, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमारा मीडिया देख रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं कि पहाड़ी और गुज्जर आपस में इस तरह लड़ रहे हैं कि ऐसी लड़ाई हमने कभी हिंदू मुस्लिम की नहीं देखी है। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे ये एक जंग जो खड़ी की गई थी वो अब अंतिम पड़ाव पर है। जब पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिल जाएगा और गुज्जर बकरवाल समाज को उनके राइट्स को नहीं छेड़ा जाएगा, माननीय अमित शाह जी ने बोला है, उसके बाद ये एक भाईचारा बढ़ेगा और राजौरी पुंछ बड़ी डेवलपमेंट में बड़ी आगे चला जाएगा। देखो परिवार में भी तब तक लड़ाई होती है जब तक सबके हिस्से बराबर नहीं होते। जब को हिस्सा, सबका हिस्सा बराबर मिल जाता है, उसके बाद आपको भी पता है परिवार में लड़ाई खत्म हो जाती है। उसी तरीके से ये एक परिवार है राजौरी पुंछ के अंदर, चाहे उसमें गुज्जर समाज के लोग हैं, चाहे पहाड़ी समाज के लोग हैं, चाहे बकरवाल समाज के लोग हैं, ये सबको जब उनका अपना ड्यू शेयर मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा, वो जो एक लड़ाई कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स हमेशा खड़ी करके रखते थे, उसका अंत होगा और राजौरी पुंछ के अंदर भाईचारा जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और राजौरी पुंछ में डेवलपमेंट भी होगा। अब मुझे ये बताइए, कुछ पॉलिटिकल जो आपके अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि बीजेपी 5 अगस्त के बाद ऐसे खेल खेल रही है, ऐसे पत्ते फेंक रही है कि वो कहते हैं किस तरह हमें सीटें मिलेंगी, और इनको हमेशा एजेंसीज़ की, आरएसएस के इनपुट्स गए हुए हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर से नहीं जीत सकती है। ये हर टाइम पे अलग अलग पत्ता फेंकते हैं कि किससे हमें सीटें आएंगी, हम इलेक्शन करवाएंगे। अभी तक यही हमें सुनने को मिला कि आपको रेड सिग्नल मिल रहा है कि आपकी सीटें पूरी नहीं है, इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। देखिए, आज आप इस बात को अप्रिशिएट करें, और जो लोग इस किस्म की बात करते हैं उनको भी बड़ी जल्दी जवाब मिलेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने शुरू से बोला, 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर शख्स उसमें आ जाता है। आप इस बात को इस दिन से क्यों नहीं देख रहे कि भाई कश्मीर के अंदर आज अगर आप देखें तो वहाँ क्या पत्ते फेंकने थे? अगर वहाँ हुर्रियत का बंद का कैलेंडर बंद हो गया, क्या ठीक नहीं हुआ? वहाँ पत्थरबाजी बंद हो गई, क्या ठीक नहीं हुआ? वहाँ इस बार टूरिस्ट जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहाँ पर आया, क्या अच्छा नहीं हुआ? वो भी तो क्या वहाँ पर हमारी उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि ये बोलते हैं टूरिस्ट बहुत आए, उनमें आप अमरनाथ यात्री भी गिन रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपसे कहता हूँ, आप एक सर्वे करवाएं कि पिछले कई वर्षों से और इस वर्ष के जो होटल्स थे, होटल की बुकिंग आप देखें, वही ऑनलाइन कह रहे हैं कि अमरनाथ के लोग भी आए यात्रा के लिए, तो आगे ये लोग उसको भी बोल रहे हैं टूरिस्ट हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि होटल्स में तो अमरनाथ यात्रा के लोग तो नहीं ठहरते, और अमरनाथ यात्रा तो हर बार आती है ना। मेरा ये कहना है कि जितनी फ्लाइट्स इस बार उड़ी, जितना टूरिस्ट यहाँ पर आया, आप मुझे बताएं कि आज हमारी बेटियां और बेटे कश्मीर के कॉलेज स्कूलों में जा रहे हैं। नहीं, एक बड़ी चिंता का विषय है टूरिस्ट आना। आप क्या सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है? नहीं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, हालात ठीक की तरफ जा रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपको भी अगर कश्मीर में जाना होता था, पहले हुर्रियत का चार्ट देखते थे आप, बंद के कैलेंडर का, कि मुझे कश्मीर में जाना है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हुर्रियत का कब का चार्ट आया? आज उस हुर्रियत के दफ्तर के ऊपर वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम वर्ग के लोगों ने जाकर आई लव इंडिया लिखा है। ये हालात सुधरने का ही एक दौर में तो मैं भी देखता था और आप भी देखते थे कि मीडिया के अंदर आर्मी की गाड़ी जा रही है और वहाँ पर लोगों ने घेरा हुआ है और पत्थर मार रहे हैं। आज वो पत्थरबाज कहाँ चले? उनके हाथ में कंप्यूटर आ गए, उनके हाथ में आज तिरंगा झंडा आ गया। जिस लाल चौक को एक ऐसा माना जाता था कि कराची के ऊपर, लाहौर के ऊपर जैसे तिरंगा फहराना है, वैसे ही तिरंगा लाल चौक के ऊपर फहराना बराबर है। और आज उस लाल चौक को अगर हम देखें कि आज किस ढंग से वहाँ पर लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, और रेड अपने डाउन टाउन के नाम से मशहूर था और कहते थे कि लोग वहाँ पर जाए ना, और उस लाल चौक के अंदर किस ढंग से तिरंगे फहराए गए, तिरंगा यात्रा वहाँ से निकली। और अब मुझे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहा जाता है कि मैंने ये जी आर्मी के और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हो रहा है, पीडीपी लगाती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटी फोर्सेज हमने भी वहाँ पे देखी। अब मैं भी कह रहा हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेज तो पहले भी थी। मेरा ये मानना है कि जब किसी चीज़ को, अगर किसी कौम को कोई बात पसंद नहीं आएगी, वो तो अपनी जान भी देगी ना। सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे वो अपनी जान भी दे देंगे, तिरंगा हाथ में नहीं लेंगे ज़बरदस्ती, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। माननीय अमित शाह जी का राजौरी का दौरा, और उसमें 1 लाख लोग, और उस 1 लाख लोगों में 70,000 मुस्लिम समाज के लोगों का आना, और बारामूला के अंदर उनके 50,000 से ज़्यादा लोग, और उसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगने और भारत माता की जय के नारे लगने, क्या ये दिल से नहीं लगे?
क्या सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़बरदस्ती आप उनको मुझे नारे बताइए लगाए? कि भाजपा के लोग हमेशा क्यों कहते हैं कि भारत माता की जय, इस तरह की बातें, क्या भारत माता की जय बोलने से ही देशभक्ति सामने आती है? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आप ये कहें कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी जय करने में बुराई क्या है? अगर मैं जिस देश में रह रहा हूँ उसकी जय ही नहीं बोल सकता, मेरे गले आपको से नहीं अगर लगता कि जब उतरता। 1947 में पार्टीशन हुए, जो मुस्लिम यहाँ पे रहे, वो सच्ची में देशभक्ति है, देशभक्त मुसलमान नहीं, है? किसने ये कहा कि आज कश्मीर भी के उन पे शक किया जा रहा है, शक की निगाहों से देखिए, देखा जाता है। कोई भारत माता की जय नहीं बोले तो उसको कहते हैं ये जो पाकिस्तानी है, नहीं। या किसी को पाकिस्तान भेजने की बातें की जाती है। आप क्या ये भाजपा को हक मिला है कि पाकिस्तान भेजना है, पाकिस्तान के लोग हैं ये? आप इस बात को इस ढंग से रखें ना, और इस ढंग से देखें। नहीं, इल्जामात ऐसे हैं, वो हम- मैं ये बात मैं आपके जरिए मैं भी बात रख रहा हूँ ना। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप ये बताएं, एक दौर ऐसा था, मैंने आज से 12 साल पहले एक वीडियो देखी, परिवार के लोग बैठे, बीच में एक बच्चा है 7 साल का, सब ताली लगा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, वो बच्चा कहता है आज़ादी, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। आज आपने देखा कि कोविड के दौरान एक बच्ची ने, वो एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा मोदी साहब हम बच्चों को इतना ऑनलाइन काम आप क्यों दे रहे हैं? आज यहाँ पर हुर्रियत की बात होती थी, यहाँ पाकिस्तान की बात होती थी, यहाँ आज़ादी की बात होती थी, आज वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, मोदी जी की बात होती है, अमित शाह जी की बात होती है, तिरंगे झंडे की बात होती है, कंप्यूटर की बात होती है, स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, व्यापार बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है। तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि वो जो लोग थे उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं थी? वो हुर्रियत और टेररिस्ट और अलगाववादियों के डर के कारण बाजार बंद करते थे, उनके डर के कारण स्कूल कॉलेज बंद रहते थे, और जो हवाला फंडी के कारण पत्थरबाजी होती थी। आज आप मुझे बताइए ना, कहीं कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन आप मुझे बताएं, 370 और 35 से हटा, कहीं एक पक्षी भी मारा गया? आप 370 के बाद क्या कुछ इफेक्ट हुआ, मैं आपको बताता हूँ। 370 के बाद आप लोगों ने वादा किया कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा और करप्शन फ्री बनेगा। आप मुझे बताइए, जितने स्कैम 5 अगस्त 2019 के बाद ज़मीनी सतह पे आए सामने, क्या इससे पहले आपने कभी देखे ये वाले स्कैम? आपने कहा कि इतनी नौकरियां लगाएंगे, उतनी ही लिस्टें निकली, उतनी ही नौकरियां लगी, लेकिन उसमें स्कैम सामने आए, वो बच्चे आज भी अवरेज हो गए। क्या आपको उनके लिए थोड़ा सा दुख है? देखिए, जो स्कैम आए उसके लिए मुझे क्या, सबको दुख है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, पहले इससे बड़े स्कैम होते थे। पहले तो हम सुना करते थे कि सिगरेट की उसके ऊपर भी मिनिस्टर लोग ऑर्डर दे देते थे, जहाँ पर तुम टीचर लग गए, तुम VLW लग गए, तुम ये लग गए, तुम वो लग गए। एक दौर ऐसा था कि हाँ जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के घरों के हर शख्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, बैकडोर की एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। हमने ये भी देखा कि क्लरिकल स्टाफ में भर्ती हुआ और वो KS अफसर बना, और फिर डायरेक्टर बना, फिर IAS अफसर तक बन गए। ये दौर भी यहाँ पर देखा गया, लेकिन कहीं पर भी CBI इंक्वायरी नहीं हुई। हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई स्कैम हुआ, जो स्कैम हुआ जिसमें हमारे बच्चों के साथ एक ज़्यादती हुई, उसमें माननीय मनोज सिन्हा जी LG साहब ने CBI इंक्वायरी बिठा दी। उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको घेरा जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले कभी आपने 70 वर्षों में CBI इंक्वायरी देखी? एक दौर ऐसा था, ये माना जाता था कि डीलरशिप जो है किसके पास? NC कांग्रेस के बंदे के पास, राशन की डीलरशिप। तेल का डिपो किसके पास? NC कांग्रेस के बंदे के पास। पेट्रोल पंप किसके पास? NC कांग्रेस के बंदे के पास। गैस एजेंसी किसके पास? NC कांग्रेस के बंदे के पास। आपने कभी देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ें मिली है? आपको ये मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यूज खत्म कर दिए। अब मैं करप्ट हूँ, आप करप्ट हैं, दूसरा करप्ट है, तीसरा करप्ट है। उसमें वो जो कांग्रेस ने हमारी नसों में करप्शन का वो इंजेक्शन लगा दिया, उसको समय लगेगा। लेकिन जो आपकी इस इंक्वायरी में, जो आपकी इस इन आपसी तनाव में आपका और कांग्रेस का जो भी है, आप कहते हैं करप्शन है, जो उसमें अवरेज हो गए बच्चे, उनका क्या? नहीं, मैं उनके मुस्तकबिल के लिए क्या है? मेरा यही का कोई स्ट्रेटेजी बनाई? कभी आप पॉलिटिकल जो डिस्कशन करते हैं उसके अलावा आपने कभी देखा कि हमारा जम्मू कश्मीर का फ्यूचर खराब हो रहा है, स्कैम हो रहे हैं, उसके लिए हमने क्या इनिशिएटिव नया लिया? नहीं, देखिए, आप ये कहेंगे कि भाई ये 2 या 3 स्कैम से पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हमारे इन्वॉल्व थे उनको नुकसान हुआ है, वो डैमेज हुए हैं।
उन लोगों ने बड़ी मेहनत की थी। बड़ी मेहनत करके उन लोगों को, वो जो लोग अपनी मेहनत से जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया था वो भी हिट हुए हैं। हम दिल के साथ उन बच्चों के साथ खड़े हैं। और उसमें पॉलिसी बनेगी इस तरह की, बड़ी जल्दी गवर्नर साहब के पास भी सारा स्कैम आया क्या? जो फैमिली, आप बोल रहे फ्यूचर हिट नहीं हुआ, जो एक बच्चे की मैं ना हिट हुआ ना, एक बच्चे की जो अवरेज हो गया वो एक खानदान अवरेज हो गया। समझो एक बच्चा जो अवरेज, ठीक बात आप कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। उसके लिए कोई ऐसा कोई फ्यूचर पॉलिसी बनेगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कहा था कि भाई इसमें ये किया जाए कि जो लोग बच्चे जिन्होंने पिछला इंटरव्यू रिटन टेस्ट दिया है उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। और बड़ी जल्दी आपने देखा कि एलजी साहब ने भी बोला है और एसएसबी ने भी कहा और पीएससी ने भी बोला कि बड़ी जल्दी इन लोगों के दोबारा से रिटन टेस्ट और जो है वो होने जा रहे हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा कि जिस तेज़ी के साथ, जिस ढंग के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों के साथ इंसाफ हुआ है, जम्मू कश्मीर जो है वो शांति की तरफ गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, उसको हमें नहीं भूलना है। जिस ढंग से ऐसा माना जाता था, एक दौर ऐसा था, आपको भी पता है कि इंडियन डॉग्स गो बैक जो है वो नारे लिखे जाते थे। 1989 के बाद जब कश्मीरी हमारे पंडित हिंदू भाइयों को वहाँ से निकाला गया, उस समय तो ऐसा माहौल था कि सुबह पाकिस्तान में हम शामिल होने वाले। ये माहौल किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। कौन था उस समय चीफ मिनिस्टर? फारूक अब्दुल्ला। मेरा ये कहना है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरी इंटेंशन ठीक नहीं है, और उसी एनसी और उसी पीडीपी के साथ आपने भी सरकारें बनाई, क्या अभी इस चीज़ को किस तरह देखते हैं आप? अपने अलायंस बनाया पीडीपी के साथ, आज अब उसी पीडीपी को कहते हैं कि वो प्रो पाकिस्तान पार्टी है। क्या उस टाइम आपको अपनी सीट नज़र आ रही थी, या उस टाइम आपको उनकी जो गलतियां वो नहीं दिख रही थी? जिस टाइम मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं, उस टाइम भी आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज आप इस तरह आवाज़ उठाते हैं कि आप ही सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है। देखिए आपको इस बात को समझना होगा, जब चुनाव हुए फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, जम्मू ने पूरे तरीके से बीजेपी को मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए, कश्मीर ने पूरे तरीके से पीडीपी को मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए। अब अगर जम्मू ने बीजेपी को मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए और बीजेपी सरकार ना बनाए, वो भी ठीक नहीं था। एक मेरी थोड़ी इसी सवाल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ ना, उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें हमने अपने इशू जो थे उनको साइड लाइन रखा, उन्होंने अपने इश्यूज जो थे सेल्फ रूल साइड लाइन रखा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का बना और उस पर काम चालू हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई नहीं, महबूबा मुफ्ती वापस आपने उसी रास्ते पे जा रही है, तो हमने सरकार से हाथ खींच लिया। नहीं, जिस टाइम अगर शेयरमनी हुई, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, मेरा उस टाइम आपको लगा कि ये गलत चीज़? मेरी बात, इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि हमें जब लगा, उन्होंने तो नहीं सरकार से हाथ खींचा। अगर हमें सरकार चलानी होती कि हम सरकार के लिए क्यों लगा? मैं सरकार में वो सेरेमनी पे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा कुछ समय देना पड़ता है, पाकिस्तान का शुक्र अदा करते हैं। क्या आप उसको उस टाइम लगा कि आपको ये? आप देखो कि मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, मिलने के बाद कोई मैं आपको कुछ ऐसी बात बोल देता हूँ, आप मुझे कोई ऐसी बात बोल देते हैं, क्या मुझे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए कि मुझे समय देना चाहिए? हमने समय दिया उनको, हमें लगा कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, हमने हाथ खींच लिए और हमने 370 और 35 से हटाया ना। अगर 370 और 35 से हमारे लिए खाली चुनावी मुद्दा होता, हम उसको उठाते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए यहाँ पर अपना बलिदान दिया, वो चीज़ पूरी हुई। मेरा ये कहना। दूसरा, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एनडीए की सरकार में अमर अब्दुल्ला जो है वो वहाँ पर हमारे उधर मंत्री थे, फाइनेंस, ठीक है, और यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला 2/3 मेजॉरिटी से एंजॉय कर रहे थे और उस समय यहाँ की कैबिनेट ने 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पर पास किया ऑटोनॉमी बिल, प्री 53 बिल, और वो दिल्ली भेजा और दिल्ली ने उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब रिजाइन अमर अब्दुल्ला को देना चाहिए था ना, कि उसकी सरकार ने, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिसके ऊपर वो आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, वो एक बिल पास किया और बिल जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट में भेजा जिसमें अमर अब्दुल्ला मिनिस्टर हैं, और एनडीए की गवर्नमेंट ने उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अमर अब्दुल्ला को रिजाइन देना चाहिए था ना। हम तो अपने आइडियोलॉजी से पीछे नहीं ना हटे, हम अपने आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटे। इस बात को समझना होगा। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जब वो चीफ मिनिस्टर हैं तो वो देशभक्त है। मैं अपर हाउस में था, एमएलसी, और वहाँ महबूबा मुफ्ती जी का भाषण हुआ और उस समय आपको पता है कि कुछ लोग मारे गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे आर्मी के कैंप में टॉफ़ी लेने गए थे, दूध लेने गए थे। क्यों गए थे?
मुझे याद है कि उन्होंने एक और उनका भाषण मुझे याद है, उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर जो प्रोमिनेंट मुस्लिम है, इज्जतदार मुस्लिम है, वो शुक्रवार की नमाज जो है, जुम्मे की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ता है। वो इसलिए नहीं पढ़ता है कि जुम्मे की नमाज पत्थरबाजों की नमाज बन चुकी है। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर रहना था। उठते ही उसकी कुर्सी से उतरते ही वो हुर्रियत की भाषा बोलनी दोबारा शुरू कर गए। और आपको ये देखना होगा कि हुर्रियत का जो गिलानी, जिसके कारण कश्मीर डिस्टर्ब हुआ, हज़ारों लोग जो हैं के खून के हाथों से उसके हाथ रंगे हुए हैं, जब वो मारा गया 4 लोग कंधा देने वाले नहीं थे। ये कश्मीर में बदलाव है और इस बदलाव को हमें समझना होगा कि आज कश्मीर के अंदर कश्मीर के युवा जो हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। बदलाव की अपने बात की, अपने इंटरव्यू में पहले कहा कि हम चाहते हैं पहाड़ी में चीफ मिनिस्टर बने, और कुछ ऐसी पार्टी से वो कहते हैं कि जब भाजपा कहती है कि हिंदू सीएम बने जम्मू कश्मीर का, वो ये क्यों नहीं चाहते कि संविधान क्यों नहीं चेंज करते कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम बने जम्मू हिंदुस्तान का? देखो, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बने। नहीं, क्या हमने ये कहा, आप चाहते हो कि अगर कल को आप ऐसा कर सकते हो कि जम्मू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक मुस्लिम कैंडिडेट बने? नहीं, संविधान कैसे बदला जा सकता है कि भाई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने? महबूबा मुफ्ती और मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्यों नहीं मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने? जब मैंडेट देंगे लोग, लोगों का मैंडेट है ना। सवाल ये कभी मेरी बात नहीं समझी। जब लोग मैंडेट देंगे, अगर मुस्लिम राष्ट्रपति बन सकता है, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का इस बार चीफ मिनिस्टर हिंदू होगा, बीजेपी का होगा ना। आज कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन कहती है कि भाजपा क्यों नहीं कहती कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम बनेगा? नहीं, देखो, कांग्रेस के लोग अपने गिरबान में झांक के जरा देखें कि उन्होंने आज तक क्या किया। अगर मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया तो हमने बनाया, अगर मुस्लिम लोगों के इश्यूज को हल किया है देश के अंदर, वो हमने किया है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जब डिवीजन हुई, यहाँ पर सीज फायर हुआ, पीओजे के बाद। अब मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का है? नहीं, क्यों नहीं ना, ये तो बाहर से क्यों ला रहा है? मेरी बाहर बात से गवर्नर क्यों ला रहे हैं? आज क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे काबिल लोग नहीं है? नहीं, आप मुझे बताएं कि इससे पहले एलजी जो रहे, जब पहला गवर्नर रूल था, वो जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नर के 2 या 3 आए, क्यों जम्मू कश्मीर? मेरा ये कहना है कि ये कोई सवाल ऐसा दुरुस्त है इशू ना? नहीं ये सवाल है। दुरुस्त है या नहीं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि आप ये देखें कि बीजेपी का कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बना आज तक? आप बीजेपी के नेता आपके हैं? नहीं, आप ये बताएं, जो भी एडवाइजर बने, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर बना आज तक? नहीं ना बना। सवाल ये पैदा होता है, आप क्या जम्मू कश्मीर का गवर्नर लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। सवाल ये है कि 5 अगस्त के बाद जितनी पॉलिसीज आई या जितने भी कानून आए, उनको रोल बैक की डिमांड की गई। अलग अलग कानून आए, हमने वो प्रोटेस्ट कवर किए, लोगों ने डिमांड किया रोल बैक की, और उन्होंने ये भी कहा उस प्रोटेस्टों में कि अगर एडवाइज़र या फिर अगर गवर्नर जम्मू कश्मीर के लोकल होते तो उस लोकल गवर्नर को पता होता कि जम्मू कश्मीर की सही में प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, क्या इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में, आप सवाल सुनिए ना, क्या इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर गवर्नर होता, इतने काबिल लोग हैं, तो जम्मू कश्मीर की आज कंडीशन और बेहतर होती? नहीं, देखो, जो हालात हैं जो इस दौर के अंदर बेहतर हुए हैं, कोई कम बेहतर नहीं हुए हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का कोई अगर गवर्नर बने तो कोई इतराज भी नहीं, कोई किसी को क्या इतराज है। अगर एलजी जम्मू कश्मीर से भी बने, यहाँ भी बड़े काबिल लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन ये देखिए जो फैसले ऊपर के हैं ना, ऊपर केंद्र में जो फैसले हैं, मेरा ये कहना है जो फैसले केंद्र में है, भाजपा ही है। आप बात को समझने की कोशिश करें, बात को उलझाने की कोशिश न करें। सवाल का मतलब केंद्र में भाजपा है, अगर भाजपा चाहे तो गवर्नर अपना। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर एलजी जो जहाँ पर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, जिस ढंग से आपके अलावा शिकायत है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं सवाल। हमारे पास ये चीजें आई इसलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक बात है, एलिगेशन मैं ये कह रहा हूँ, ये भी एलिगेशन है अपोजिशन पार्टीज की, जब से 5 अगस्त के बाद गवर्नर अपने यहाँ पे लाए, वो बीजेपी के या नेता हैं या बीजेपी एसोसिएटेड पर्सन्स हैं, वही यहाँ पे गवर्नर बने। क्यों ऐसा कोई गवर्नर नहीं आया जो हमें लगे नहीं यार ये भाजपा नहीं, जो इससे पहले जो एलजी थे वो तो आईएएस ऑफिसर थे।
वो कहाँ से एसोसिएट एसोसिएट में बोल रहा हूँ, मतलब एसोसिएट कहाँ से पैकेट लिंक्स होंगे, कुछ ना कुछ लिंक्स होंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं। ऐसे इल्जाम लगते हैं आप पे। सवाल ये पैदा होता है कि इनसे पहले मुर्मू साहब जो थे वो तो IAS ऑफिसर थे, इसलिए जिन लोगों का काम इल्जाम लगाना है, देखिए 70 साल सरकार ने, 70 साल, बड़ी कोठियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, एयरपोर्ट पे जाना है तो कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ चाहे जिसकी चाहे जिसको ज़मीन अलाट करनी है अलाट कर दी, रोशनी में जिसको देनी है गपला करना है कर लो, जो चाहे जिसको ठेका देना है ठेका दे दो। आज जब धरती पे आ गए परेशानी तो होगी ना। जब 70 साल उनको ये कभी लगा ही नहीं था। जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर अरबों रुपए के लोन इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिए, वो उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड बैंक जो है अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार का बन गया, वो आपको भी पता है कि कितने उसमें स्कैम बाहर आए। जब उनको आज परेशानी तो होगी, छटपटाहट तो होगी कि भाई उस छटपटाहट में अगर कोई विरोध करते भी हैं तो हम उसका बुरा नहीं मनाते। आप लगातार जो है अब्दुल्ला फैमिली या PDP को आप हमेशा जिम्मेवार ठहराते हैं, आगे आने वाले चुनाव है उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी, क्या अगर आपको कभी अलाइंस करनी पड़ी इन दो पार्टियों से अलाइंस करेंगे आप? जो आज अब इल्ज़ाम लगाते हैं इन दो पार्टीज़ को, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कल को सरकार बनाते उस टाइम क्या कहेंगे फिर आपकी? ये लोग अच्छे हो गए फिर? किस्म की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी खुद से 50+ की सीटें लेने वाली है। राजौरी और पुंछ की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। कश्मीर के अंदर बारामूला के अंदर जो 50,000 से ज़्यादा की रैली, ऐतिहासिक रैली हमने देखी है, कश्मीर का मूड हमें वहाँ से देख लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद का चीफ मिनिस्टर बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही अब्दुल्ला फैमिली की जरूरत पड़ेगी। अब ये भी कहा जाता है कि जो हुर्रियत है, हुर्रियत के तमाम नेता बंद थे, लेकिन हाल ही में मीरवाइज ने क्लेम किया था मैं भी हाउस अरेस्ट हूँ, गवर्नर ने वो साफ कर दिया। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्पेकुलेशन थे, र्यूमर्स थे कि मीरवाइज भी अब मेन स्ट्रीम पार्टीज में आएंगे? बताओ ना क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि वो आएंगे मेन स्ट्रीम में? अगर मौका मिला तो क्या उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि हम तो सबको कहते हैं उनकी दुकान बंद होगी, उनके थैले में पैसे नहीं रहे, हवाला का रुपया नहीं आ रहा, पत्थरबाज अब है नहीं, बंद का कैलेंडर चार्ट बंद हो गया, टूरिस्ट आना शुरू हो गया, बच्चे पढ़ने शुरू हो गए, वो आज हुर्रियत के लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो लोग अगर मेन स्ट्रीम में आकर चुनाव लड़ेंगे तो वेलकम है ना, अच्छी बात है ना। देश के कानून के अंदर आकर, संविधान के अंदर आकर वो यहाँ पर लेजिस्लेटर बने तो बुरी बात क्या है? हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज वो कोई ताकत जिंदा नहीं रहेगी जो देश विरोधी है, जो भारत को तोड़ना चाहती है, जो जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहती है, जो जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के अंदर आग लगाना चाहती है, वहाँ के युवाओं को कत्ल करना चाहती है। ऐसी कोई ताकत जम्मू कश्मीर में जिंदा नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। लगातार चर्चा स्टेट ST स्टेटस जो पहाड़ियों को मिला, उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का है और क्या कुछ हुर्रियत का आगे इलेक्शनों में रहेगा और क्या कुछ इनके जवाब थे, किस हद तक आप इनसे सेटिस्फाई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय में लिखिएगा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप।